नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार हम आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है, कौन सी नवीनतम तकनीकें हैं जो इजाद की जा रही हैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए। आज कार्यक्रम में खासतौर से हम बात करेंगे आपकी चिट्ठी पत्रों की। जो सवाल आपके हमारे पास आए हैं उसके जवाब हम दिलाएंगे, लेकिन और किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, कौन से नए शोध हो रहे हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। घरेलू दुग्ध क्षेत्र में बढ़ता निवेश, चीनी कीमतों में सुधार से चीनी मिलों में सुधार, मूंगफली तेल की कीमतों में इजाफा, वर्ष 2015-16 में झींगा के निर्यात में आई कमी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। अब खबरें विस्तार से। भारत का 4 लाख करोड़ रुपए का डेयरी उद्योग दिग्गज कंपनियों का रूप ले रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में अगले 5 साल के दौरान 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। विश्लेषकों का मानना है कि ज्यादातर निवेश दूध के संग्रहण एवं भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर होगा। भारत का डेयरी उद्योग हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है। डेयरी उद्योग का मूल्यांकन खुदरा स्तर पर 4 लाख करोड़ रुपए है। इसमें संग्रहित उद्योग का हिस्सा करीब 30% है। इस वृद्धि में मूल्य संवर्धित सेगमेंट का तगड़ा योगदान है, जो करीब 18 से 20% की दर से वृद्धि कर रहा है। दही, लस्सी, छाछ करीब 18% की दर से बढ़ रहे हैं, जबकि फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट और चीज जैसी छोटी श्रेणियां सालाना 20% की दर से बढ़ रही हैं। उच्च वृद्धि दर और ब्रांडेड उत्पादों को तरजीह दिए जाने की वजह से कई कंपनियां इस ओर रुख कर रही हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015 में मूल्य संवर्धित उत्पादों का हिस्सा 43% रहने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2010 से 35% था। बढ़ती क्रय शक्ति व स्वास्थ्य जागरूकता से हाल के वर्षों में जीवन शैली में बदलाव आए हैं, जिससे उपभोक्ताओं का रुझान मूल्य संवर्धित उत्पादों की तरफ बढ़ रहा है। चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया 40% कम हुआ है। इसमें चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी से मिलों की गन्ने के भुगतान की क्षमता मजबूत होने और इन चीनी फैक्ट्रियों की वित्तीय हालत सुधारने में सरकार की मदद अहम योगदान दे रही है। चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा होने से चीनी मिलों की हालत में भी सुधार आने लगा है। इस क्षेत्र की शीर्ष संस्था भारतीय चीनी मिल संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि 12 अप्रैल 2016 को चीनी मिलों पर गन्ने का कुल बकाया राशि 13,300 करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल के इसी समय 21,800 करोड़ रुपए थी। ये चीनी मिलों की आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी की बदौलत संभव हो पाया है। अगस्त 2015 में चीनी मिलों की एक्स मिल कीमत प्रति 19 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 32 से 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले माह से चीन की ओर से मूंगफली के तेल की मांग जोर पकड़ रही है, जिससे पिछले 1 महीने के दौरान इसके भाव करीब 20% चढ़ चुके हैं। वैश्विक बाजार में पाम तेल समेत खाद्य तेलों की कम आपूर्ति से भी घरेलू बाजार में मूंगफली के दामों को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले महीने से ही मूंगफली के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 1 महीने पहले मूंगफली तेल की थोक कीमत 935 रुपए प्रति 10 किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 1,115 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गई है। अक्टूबर 2015 से शुरू हुए सीजन के प्रारंभ में खुदरा बाजार में मूंगफली के तेल के दाम करीब 30% तक चढ़ चुके हैं। निर्यातकों ने मार्च में चीन के कारोबारियों को करीब 15,000 टन के निर्यात ऑर्डर किए हैं। अब वह पूरे करने के लिए मूंगफली की भारी खरीद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मांग घटने और बाढ़ व बीमारी की वजह से उत्पादन प्रभावित होने के कारण वित्त वर्ष 2016 में फ्रोजन झींगे का निर्यात कम हो सकता है। देश से होने वाले कुल निर्यात में फ्रोजन झींगे की हिस्सेदारी करीब 67% है। वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में देश के फ्रोजन झींगे का निर्यात कम रह सकता है। इस उद्योग के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में 4,21,385 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात हुआ, जो इससे पहले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले मूल्य के लिहाज से 14% और मात्रा के लिहाज से 4.5% कम है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में जुलाई में अनुमान जताया था कि वर्ष 2015-16 के दौरान निर्यात 6.6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। देश के होने वाले कुल निर्यात में फ्रोजन झींगे की हिस्सेदारी करीब 67% है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए मौसम की पूर्व जानकारी काफी अहम हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन तो बढ़े ही साथ ही आय में भी वृद्धि हो सके। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे। वहीं देश के मैदानी भाग पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के सभी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने के आसार हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जाहिर तौर पर खेती किसानी करते वक्त कहीं ना कहीं आप सभी के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आप हमें खत भी भेजते हैं। आज दिन है शुक्रवार का और जैसा आप सभी जानते हैं, शुक्रवार के दिन आपकी चिट्ठी, आपके खत जो हमारे पास आते हैं, आपके सवाल, उनके हम जवाब दिलाते हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो चलिए आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, चलते हैं उनके पास। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है। इसी की वजह से आज हमारे किसान भाई अच्छी सब्जी, अच्छी फलों की खेती कर पाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कहीं कीड़े की आती है, कहीं बीमारी की आती है, कहीं पे खरपतवार की समस्या है और कहीं पे तो जो हमारे किसान भाई जैसे खुदाई कर लेते हैं या हम फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसका भंडारण किस प्रकार करना है, इन सब की समस्याएँ आती हैं और बहुत से किसान भाइयों को सही समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कृषि दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी जो चिट्ठी और आपकी ईमेल होती हैं उसमें आपकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं अपने एक्सपर्ट के द्वारा। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर हैं, जो कि अध्यक्ष हैं सब्जी विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई आजकल वैज्ञानिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी वो कोई नया काम करने जाते हैं तो कुछ न कुछ समस्याएँ आई जाती हैं। तो हमारे पास एक ईमेल आया है, ये हलीम मलिक जी का है,
जो कि प्याज के बीज पैदा करने लग गए हैं। पहले तो प्याज की खेती करते थे, लेकिन आजकल बीज बना रहे हैं, तो बीज से उनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन बीज का भंडारण कैसे करें, इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से मलिक साहब, आपने जो प्रश्न उठाया है या यहाँ ईमेल भेजा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्याज का जो बीज है वो बहुत भंडारण के दृष्टिकोण से बहुत ही नाजुक है, और इसका भंडारण का जो समय है वो इसकी जो अवधि भंडारण के दौरान ये 1 साल तक ही सुरक्षित रह पाता है सामान्य अवस्थाओं में। लेकिन इसकी जो बीज की उम्र को बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें जमाव में कमी ना हो, उसके जो विगर है, ओज है, उसमें कमी ना आए, उसके लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो आप अपनी फसल की जो कटाई है, कटाई करने के बाद जब आप उसके फूल होते हैं, बीज वरंत होते हैं, उनको सुखाने में किस प्रकार से आप करते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप कटाई करने के बाद पहले 1-2 दिन अपने जो बीज वरंत हैं उनको छायादार स्थानों में सुखाएं, और 2 दिन के बाद फिर उनको धूप में सुखाएं, तेज़ धूप में सुखा करके उसको बीज निकाल लें। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब आप बीज निकाल लेते हैं फिर उसको साफ़ करना है। साफ़ करके उसको भंडारण करने से पहले उसका प्रसंस्करण करना अनिवार्य है। प्रसंस्करण में जब आप उसका शोधन करते हैं तो उसमें जो छोटे बीज हैं या कमज़ोर बीज हैं या धूल मिट्टी के कण हैं या फसल के अवशेष हैं, उनको आप निकाल देते हैं, और इस प्रकार से बीज को किसी भी प्रकार की नमी ग्रहण करने वाले तत्वों से मुक्त कर देते हैं। तीसरी बात आती है भंडारण आप कहाँ करें। भंडारण, सुरक्षित भंडारण के लिए आपको, अगर आप व्यावसायिक स्तर पे बीज पैदा करते हैं तो आपको 1 साल के लिए अगर आप भंडारण करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। आपको अपने भंडारणों में आपको एसी लगा करके और डिह्यूमिडिफायर लगाना होगा, ताकि वो नमी की जो मात्रा को नियंत्रित रख सके और तापक्रम को भी नियंत्रित कर सके। अगर आप इसको औसत तापक्रम 20 डिग्री मेंटेन कर लेते हैं और जो भंडारण के दौरान जो आर्द्रता है वो 60% से कम रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने बीज को अगले मौसम तक अच्छे जमाव के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि किसान भाइयों को प्याज के बीज का भंडारण किस प्रकार करना है। लेकिन जो अगला हमारे पास ईमेल आया है वो राजेंद्र कुमार जी का है, श्री माधोपुर जिला सीकर से है, और ये जानना चाहते हैं कि मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो मशरूम की खेती करने के लिए उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, और सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका ये लाभ उठा सकते हैं, और साथ ही साथ में मशरूम की खेती करने से पहले इनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि मशरूम से ये अच्छा फ़ायदा कमा सके। मशरूम एक मौसमी खेती है। मशरूम की जो खेती है वो एक मौसमी खेती है। अगर किसान भाई उसको अपने स्थानीय संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए आपको खेती करने से पहले तैयारी करनी होती है, क्योंकि इसमें आपको जो मीडिया बनाना है जिसके ऊपर आपको मशरूम के स्पोर्स को डालना होता है, उसके लिए अवस्थाओं का निर्माण करना होता है। तो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करते हुए आप उसके लिए हट बना सकते हैं। और उसका भूसा इसका मुख्य अवयव है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जिनसे इसका जो मीडिया तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर आप मशरूम डाल करके इसकी खेती करते हैं। तो राजेंद्र भाई, आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप मशरूम की खेती करने से पहले निश्चित रूप से आप इसका प्रशिक्षण ज़रूर लें, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियों को एक साथ लगा करके आपको इस खेती को सफल बना सकते हैं। तो एक तो आप सबसे पहले आप अपना जिला उद्यान अधिकारी हैं सीकर के, आप उनसे संपर्क करें और वो आपको इसके संबंधित जो राजस्थान में ही, जैसे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय हैं या और दूसरे विश्वविद्यालय हैं, उनमें इनके प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसको आपकी जानकारी वो बेहतर उपलब्ध करा पाएंगे। या भारतीय कृषि अनुसंधान में भी हमारा पादप रोग संभाग है, उसमें डॉक्टर R.K. शर्मा जी हैं प्रधान वैज्ञानिक। ये भी समय समय पर किसानों के लिए मशरूम की खेती पे परीक्षण आयोजित करते हैं, लेकिन ये एक नियमित प्रक्रिया नहीं है। या तो वो जब कोई जिला उद्यान अधिकारी या सरकार का कोई कार्यक्रम होता है तब आयोजित करते हैं, या किसानों की मांग के आधार पे उसको आयोजित किया जाता है। जहाँ तक बात है इसमें आर्थिक सहायता की, आर्थिक सहायता आप इसमें निश्चित रूप से
ले सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है, जिसको अभी MIDH के रूप में जाना जाता है, उसमें आप इसके लिए प्रावधान है और ये आप इसकी जो अलग अलग सामग्री जो इसमें इस्तेमाल होती हैं उनके लिए अलग अलग छूट के मुद्दे हैं। कहीं पे जो है 25% है, कहीं पे 50% है। तो आप इसकी जानकारी भी या तो आप हमारी भारत सरकार का जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसकी जो वेबसाइट है, आप उस पे जाकर के भी इसको देख सकते हैं कि जो हमारी मशरूम की खेती और उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे MIDH में क्या क्या प्रावधान है, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारी कृषि मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पे MIDH आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी उसके अंदर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इसको शुरू करने से पहले निश्चित रूप से एक लाभकारी आयाम है और आप इसको अतिरिक्त आमदनी का जरिया बना सकते हैं। अपने स्थानीय रूप से उपलब्ध जो संसाधन है, भूसा है या आपका और अन्य चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप इसकी खेती को निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही मशरूम की खेती की। अभी जो अगला हमारे पास ईमेल आया डॉक्टर साहब, ये आया अजय जी का है, गाजियाबाद से है, और इन्होंने घिया और तोरी दोनों के पौधे लगा रखे हैं और पौधों में जो पत्ते हैं वो साइड से सूखना शुरू हो गए हैं और बेल का विकास ठीक नहीं हो रहा है। एक इनका कहना है कि गर्मी के मौसम में सामान्यतः ये कम लगते हैं, तो ये कौन से ऐसे उपाय करें जो बेलों को स्वस्थ रहें और साथ साथ में इनको अच्छा उत्पादन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल पाए, खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस समय भाव बड़ा अच्छा रहता है। अजय जी, जैसे आपने ये जानना चाहा है कि आपने बेल वाली सब्जियों में लौकी और तुरई लगाया हुआ है और उसमें अभी पत्तों पे सूखना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से ये डाउनी मिल्ड्यू एक रोग होता है, उसके लक्षण हैं और ये उसके प्रारंभिक लक्षण हैं, तो आप इसका बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आप मेटालेक्सिल एक फफूंदनाशी है, उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो पानी देने का समय है वो आपको दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच में पानी ना लगाएं। ऐसा करने से खेत में गर्मी के साथ साथ, क्योंकि इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी का जो स्तर है वो अधिक है पिछले मौसमों की अपेक्षा, तो इसमें जो है ये जो बीमारी है, जब तापक्रम अधिक होता है और आर्द्रता बनती है तब इसका प्रकोप जो है ज़्यादा होता है। तो आप पानी देने के समय में बदलाव करें। पानी आप या तो प्रातःकाल में दें या शाम को 4 बजे के बाद दें, जब धूप की मात्रा जो है कम हो जाती है। और इस प्रकार से एक आप इस प्रकार का माइक्रो क्लाइमेट उपलब्ध करा सकते हैं पौधे को, जिससे इस बीमारी के फैलाव और प्रकोप को कम कर सकते हैं। तीसरी बात है, जैसे कि आपने कहा कि फलन कम होते हैं अक्सर इसमें गर्मी के मौसम में, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये लौकी और तुरई हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग स्थान पे एक ही पौधे के ऊपर आते हैं, जिसको हम मोनोसियस अवस्था बोलते हैं। और गर्मी के मौसम में नर पुष्पों का उत्पादन मादा की अपेक्षा अधिक होता है। अगर आपके खेत में नमी की मात्रा कम है तो ज़्यादा नर पैदा होंगे, या आपकी खेत की उर्वरता कम है तो भी नर ज़्यादा पैदा होंगे, या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो भी नर फूलों के बनने की जो संख्या है वो अधिक हो सकती है। तो आपको इनके बीच में संतुलन करना है। आपको जो है पानी फसल की मांग के अनुरूप देना है और उसमें उर्वरकों का जो इस्तेमाल है, फोलियर स्प्रे अधिक मात्रा में नहीं करें। जैसे 1% यूरिया का छिड़काव आप कर सकते हैं ताकि उसकी गर्मी के मौसम में उचित बढ़वार बनी रहे। और अगर आपने नाली विधि का इस्तेमाल किया है तो 15 दिन के अंतराल पे बीच में क्यारियों में भी आप पानी लगाते रहें, ताकि पौधे को गर्मी के प्रकोप से भी आप बचाएं और ज़्यादा मात्रा में मादा पुष्पों का फलन लेकर के आप अधिक फल स्थापित करने में अधिक उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो किस प्रकार से आप घिया और तोरई में अधिक पैदावार ले सकते हैं और खासकर उसको बीमारी से बचा सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब जो अगली ईमेल आई है, ये आई है लक्ष्मण सुब्रमण्यम जी की, और ये चाह रहे हैं, इन्होंने 400 पपीते के पौधे लगाए और पूसा नन्ना लगाया है। इसमें अधिकांश पौधे नर हैं और नरों का संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या करें जिससे कि इनको अच्छी पैदावार मिले, और आगे जब बाग लगाएं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि इनको नर पौधों की अपेक्षा मादा पौधे अधिक हों और इनको अच्छा पैदावार मिल सके। देखिए, जैसा कि लक्ष्मण जी आपने बताया कि आपने पूसा नन्ना किस्म लगाया है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसी किस्म है जिसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पे आते हैं और कई बार ये जो है मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। सिद्धांतिक रूप से भी इस किस्म में 50, अगर आप 100 पौधे लगाते हैं, ये माना जाता है कि 50 पौधे मादा के होंगे और 50 पौधे नर के होंगे।
लेकिन नर पौधों की संख्या अधिक होने से निश्चित रूप से आपको उत्पादन कम मिलेगा और आपकी खेती ज़्यादा लाभकारी नहीं रह जाएगी। तो अभी तो आपने जो लगाया है, जो फालतू नर पौधे हैं उनको निकाल दें। 3 मादा पौधों के पीछे 1 नर, यानी कि अगर आप 2/3 पौधे मादा के होते हैं और 1/3 पौधे 1/3 पौधे आप नर पौधे रखते हैं तो इससे परागण की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें परागण के लिए नर का होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, आप आगे जब बाग लगाते हैं तो उसके लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज लें, जिसका रखरखाव इस प्रकार से किया होगा कि उसमें 50% से अधिक नदों की संख्या ना हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप पौधों का रोपाई करते हैं तो एक स्थान पर आप 3 पौधे लगाएं, एक सेंटर में और 2 इस प्रकार से लगाएं कि जब उनका विकास हो जाए और उनमें नर फूल आ जाएं या मादा फूल आ जाएं, ये पहचान हो जाए कि ये नर है या मादा है, जो मादा पौधों को रखते हुए नर पौधों को आप निकाल सकते हैं। और इस अनुपात को आप रखा सकते हैं कि 2/3 पौधे मादा के होने चाहिए और 1/3 पौधे आपकी टोटल खेत की जो पौधों की संख्या है उसमें नर होना चाहिए। नरों का होना भी बहुत आवश्यक है परागण के लिए। तो इस प्रकार से जो अभी स्थिति बनी है, आप उसमें फालतू नर पौधों को निकाल दें और नए पौधों का प्रतिरोपण आप अभी कर सकते हैं। का समय है, आप पौध तैयार कर लें और उसको जो नर के पौधे अधिक मात्रा में उनको निकाल करके नए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि एक स्थान पर आप 3 पौधे लगाएं, ताकि उसमें संभावना ये रहे कि कम से कम 3 में से 1 नर तो मिल ही सकता है और 1 मादा तो मिल ही सकती है, और अगर 2 नर हैं तो उनको आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपके खेतों में नर और मादा के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो रही पपीते के बारे में। अभी जो अगली ईमेल आई है, ये आई है राजेंद्र सिंह जी की है, जो कि निज़ामपुर दिल्ली से हैं। और डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं, उन्होंने टमाटर लगा रखा है, तो टमाटर में काफ़ी कीट लगा हुआ है और कीड़ा लगने की वजह से टमाटर काने हो रहे हैं और टमाटर को पैदावार ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो ये टमाटर में क्या करें जिससे कि इसका फल छेदक कीट का प्रकोप कम हो और ये अच्छी पैदावार ले पाए? राजेंद्र जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टमाटर में फल बेधक जो है ये एक प्रमुख कीड़ा है और इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी निगरानी प्रारंभिक अवस्था में नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मुख्य फसल आने पे ये उसको काफ़ी नुकसान करता है। जैसा कि आपने कहा कि अभी फलों में काफ़ी मात्रा में कीड़े लगे हुए हैं, और जहाँ पे दिल्ली के अंदर अक्सर अभी गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है या हो भी गई होगी, तो सारे कीड़ों का प्रकोप जो है ऐसी फसलों पे चला जाता है जहाँ हरियाली होती है और टमाटर के अंदर फोलिएज भी होता है, पत्ते भी होते हैं और खाने को छुपने को कीड़ों को पूरा मौका मिलता है। आपको एक तो ये है, अभी ट्रैप लगाने की तो अभी अवस्था थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना और फसल चलेगी। आप एक तो अपनी टमाटर की फसल में 1 एकड़ में अगर आप 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगा दें, जो टमाटर के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं, तो ऐसे में आप नरों को उसमें पकड़ करके इनको मादा से निषेचन करने से वंचित कर सकते हैं। एक तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा, जो आपके अभी प्रकोप है उसको जो फल हैं जब आपके कीड़ों से ग्रस्त हैं, अगर वो ख़राब हो गए हैं, उनको आप खेत में या खेत के आसपास में ना फेंकें, उनको निकाल करके गड्ढे बना करके दबा दें, ताकि उनके अंदर के जो अंडे हैं या उनके अंदर के जो सुंडियां हैं वो आगे वयस्क ना बन सकें। तीसरा उपाय है कि फल तैयार हो गए हैं, तैयार फलों की तुड़ाई कर लें, और तुड़ाई करने के बाद उसमें 3 से 5 दिन आपको इंतज़ार करना होगा। आप एक रसायन है जिसको हम स्पाइनोसेड बोलते हैं, जो इस कीड़े के लिए काफ़ी प्रभावी माना जाता है, और आप उसकी मात्रा 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई मिला करके, यानी कि 100 लीटर पानी का अगर घोल बनाते हैं तो 25 मिलीलीटर दवाई आपको स्पाइनोसेड मिलानी है और मिला करके इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपने टमाटर की जो फसल में फल बेधक का जो नुकसान है उसको आप कम कर सकते हैं और अधिक आगे स्वस्थ फल लेकर के अच्छे उपज लेने में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर गोपाल सिंह तोमर जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हमारे किसान भाई जो टमाटर की खेती है इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कीड़ा आने से पहले ही आपको सजग होना पड़ेगा, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों को उसको काफ़ी लाभ मिलेगा, और मैं अपने किसान भाइयों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने जो भी समस्याएं हैं उनको ईमेल के माध्यम से हमें भेजते रहें, जिससे कि एक्सपर्ट के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करवा सकें। और आपने इस कार्यक्रम में इतना सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी
और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, उम्मीद यही करते हैं कि लगातार आपको जानकारी इस मंच के जरिए देते रहें। इसके साथ साथ जो आपके खत भी आते हैं, जैसा कि आज हमने उनके जवाब, उनका समाधान जो है आपको बताया, आगे भी इसी तरह आपके सवालों के समाधान, उनके जवाब हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।